नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश चुनाव के तीसरे चरण में अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में मतदान होना है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल है। यहाँ पर 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा समेत कुल 6 जिले हैं, जिनमें 27 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं बुंदेलखंड में झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में मतदान होना है। बुंदेलखंड के इन 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि विकास के लिहाज से बुंदेलखंड की स्थिति बाकी क्षेत्रों से ज्यादा खराब है और पिछली बार यहां बीजेपी ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया था। ऐसे में सत्ता का संग्राम में आज हम बात बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती वाले बुंदेलखंड की करेंगे। जानेंगे कि यहां किस दल का दांव सबसे दमदार है। क्या बीजेपी 2017 की तरह ही एक बार फिर क्लीन स्वीप करने की स्थिति में है या नहीं। ग्राउंड जीरो में जाकर ये भी जानेंगे कि बुंदेलखंड के किस जिले की तस्वीर कितनी बदली है। वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जोर शोर से उठाए जा रहे हैं और क्या इन मुद्दों को लेकर सपा, बसपा और कांग्रेस जो बातें कह रही है उस पर जनता आखिर कितना विश्वास कर रही है। आखिर बुंदेलखंड के 5 जिलों की 13 सीटों पर जीत के समीकरण किसके पक्ष में है। सत्ता के संग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। आज के मुद्दे बुंदेलखंड की बाजी में। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब पश्चिमी और अवध के साथ ही बुंदेलखंड पर भी सबकी नजर है, क्योंकि तीसरे चरण में यहां 5 जिलों की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। पिछले चुनाव में बीजेपी को इन सभी सीटों पर 100% सफलता मिली थी, लेकिन क्या इस बार पार्टी 2017 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि सूबे में बीजेपी की ही योगी सरकार है और पिछली बार सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन किसी भी जिले में विकास उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और केन बेतवा परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च कर बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने में जुटी है। मगर क्या ये बीजेपी की जीत के लिए काफी होंगे या फिर जनता सपा, बसपा और कांग्रेस की बातों पर एतबार करेगी। चलिए बुंदेलखंड की बाजी पर विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान से पहले सियासी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में सूबे के 3 हिस्सों अवध, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होगी। बुंदेलखंड की बात करें तो अगले चरण में इस हिस्से के 5 जिलों की 13 सीटों पर मतदान होना है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी बीजेपी के सामने है। दरअसल 2017 के रण में बीजेपी ने बुंदेलखंड की सभी 19 सीटों पर बाजी मारी थी, मतलब उसके लिए पिछले प्रदर्शन को दोहराना आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा जोर लगा दिया है। ये समाजवादी है ना, नाम समाजवादी है लेकिन काम तमंचावादी है। सपा की सरकार में सपा के गुर्गे सब राशन खा जाते थे। बसपा की सरकार में बहन जी का हाथी का पेट ही इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाएगा। और कांग्रेस को तो बोलना ही क्या है। जब देश में संकट आता है भाई बहन भारत छोड़ करके चले जाते हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण में बुंदेलखंड के 60 में से जिन 5 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर शामिल है। जालौन जिले में कुल 3 सीटें आती हैं, माधोगढ़, कालपी और उरई। इन तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं इस बार जिले की तीनों सीटों से कुल 43 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं हमीरपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, हमीरपुर और राज, जिन पर बीजेपी काबिज है। इस बार जिले की दोनों सीटों पर कुल 17 उम्मीदवारों के बीच जंग है। इसके अलावा महोबा की 2 सीटों, महोबा और चरखारी पर भी अभी बीजेपी का कब्जा है। यहाँ की चुनावी जंग में 24 प्रत्याशी हैं। बात अगर झांसी की करें तो जिले में 4 सीटें आती हैं और इन सभी पर बीजेपी काबिज है। झांसी सदर से 12, मऊ रानीपुर से 10, बबीना से 11 और गरौठा विधानसभा सीट पर 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इस तरह जिले की चारों सीटों से कुल 47 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में ललितपुर जिले में भी वोटिंग होनी है। यहाँ सिर्फ 2 सीटें हैं।
ललितपुर और मेहरौनी, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 26 प्रत्याशियों के बीच चुनावी जंग हो रही है। पिछली बार बुंदेलखंड में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। ऐसे में सपा, बसपा और कांग्रेस यहां अपनी जीत के लिए अब तक कई बड़े दांव चल चुके हैं। इन तीनों दलों के दिग्गज नेता लगातार बुंदेलखंड के जिलों का दौरा कर वहां अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। साथ ही बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी खूब गिनाया जा रहा है। वैसे विकास के मामले में बुंदेलखंड का बुरा हाल है। तकरीबन सभी जिलों में लोग जरूरी सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। बात महोबा की हो या बुंदेलखंड के किसी और जिले की, लगभग सभी जगह लोग पीने के पानी के लिए हर रोज जूझते हैं। कई बार तो पानी के लिए मारपीट तक हो जाती है। इसके अलावा रोजगार नहीं होने पर लोग लगातार पलायन कर रहे हैं। और इस बार के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी है, जिसे सपा, बसपा और कांग्रेस जोर शोर से उठा रही है। बड़ा झूठ कोई पार्टी नहीं बोलती। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि नहीं बोलती है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? 70 वर्षों तक जिन्होंने एक एक बूंद पानी के लिए बुंदेलखंड वासियों को, महोबा वासियों को तरसाया था, आज अपनी वोट की चोट से उनको इतना तरसाई है कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां राजनीति में आने का नाम ही न ले। वहीं स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी बुंदेलखंड की स्थिति ठीक नहीं है। बहरहाल अब इन सबके बीच तीसरे चरण में बुंदेलखंड के 5 जिलों की 13 सीटों पर कहां कौन बाजी मारता है, देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए बुंदेलखंड की बाजी पर विस्तार से बात करते हैं और पहले चलते हैं झांसी, जहां से हमारे साथ हैं प्रभात सक्सेना। वहीं इसके बाद हम जाएंगे जालौन में पुष्पेंद्र सिंह के पास, फिर हमीरपुर, महोबा, ललितपुर भी चलेंगे, जहां से संदीप कुमार, जयप्रकाश द्विवेदी और शुभम पस्तौर हमारे साथ पूरी जानकारी देंगे आपको। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी हम बात करेंगे और हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक आलोक सूती जी, जो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्ता के संग्राम में, हमारे खास प्रोग्राम में। आलोक जी, आज हम बुंदेलखंड में जो तीसरे चरण में मतदान होने हैं 5 जिलों में, उनकी अलग अलग जिलों के बात करेंगे। तो उसके पहले हम अपने संवाददाता जो हमारे प्रभात सक्सेना, उनसे बात कर लेते हैं। 4 सीटें हैं वहां पे झांसी में, और उनमें क्या स्थिति है, फिर हम आपके पास फिर से आते हैं। इसी तरह अलग अलग जिलों की बात करेंगे, हम आपसे विश्लेषण लेते रहेंगे। प्रभात, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, आ रही है सर। प्रभात, सबसे पहले तो आपके यहाँ 4 सीटें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा जिसको कह सकते हैं, पानी की समस्या जो पहले थी, क्या बीजेपी सरकार के आने के बाद भी 5 साल वैसी समस्या है कि कुछ सुधार हुआ है? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पानी की समस्या 5 साल पहले थी, उसमें काफी कुछ हद तक बीजेपी ने सुधार करने की कोशिश की है। हाँ, कुछ जगहों पे पानी बीजेपी अभी नहीं पहुंचा पाई है, उसके लिए कई टेक्निकल उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन पानी की समस्या सुलझाने में बीजेपी को 7 नंबर दिए जा सकते हैं कि उन्होंने 7 फीसदी तक झांसी जिले में पानी की समस्या को सुलझाने का काम किया है सर। जी, पहले से बेहतर है मतलब? ठीक है, पहले से बेहतर है सर, लेकिन अभी काम बाकी होना बाकी है। लोगों को अभी पूरा चलता नहीं पा रहा है। कहीं कहीं पानी की टंकी खड़ी हो गई है, पाइपलाइन बिछ गई तो पानी नहीं है, पानी है तो टंकी है तो पानी नहीं है, पाइपलाइन बिछ गई तो टंकी नहीं बनी है। तो इस तरह से कुछ कुछ अधूरी जगह पे है, उससे जनता में रोष है। लेकिन बीजेपी ने पानी के टैंकर पहुंचा के उसको भरने की कोशिश की थी, लेकिन जनता सब समझती है काम चल रहा है, बीजेपी अपना मत कहती है, लेकिन जनता समझ रही है कैसे क्या करना है। तो पानी की सुविधा जो खास कह सकते हैं समस्या, वो पूरी तरह से तो सही नहीं हुई है सर, लेकिन हाँ काफी हद तक सही हो गई है सर। तो उसको जब मान रही है जनता कि बीजेपी सरकार ने ये काम किया, ये सुन रही है? जी, झांसी में समीकरण थोड़े उलझे हुए हैं, चुनावी समीकरण बड़े अलग तरह के हैं। झांसी में जो सदर सीट है उसमें विधायक ब्राह्मणों का बच्चा नहीं, अभी मैंने ये पूछा, हमने ये पूछा कि जनता झांसी जिले की ये मान रही है कि पहले से बीजेपी ने पिछली सरकारों से बेहतर काम करने का प्रयास किया है झांसी पानी के लिए। जी जी त्रिपाठी साहब, जनता मान रही है कि बीजेपी ने काफी हद तक पानी की समस्या को सुलझाने की कोशिश की है। जी सर। चलिए, अब झांसी सदर की बात कर, 4 सीटें हैं आपके यहाँ, झांसी सदर, मऊरानीपुर, बबीना और गरौट। तो झांसी सदर की बात कर लेते हैं। झांसी सदर में क्या समीकरण है? कानून व्यवस्था मुद्दा है, बीजेपी सपा की सीधी लड़ाई है कि कांग्रेस बीएसपी भी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, यादव आबादी कितनी है, दीगर जात की आबादी कितनी है झांसी सदर में?
जी जी श्रीमान सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, झांसी में इस समय चुनावी कस्बा बहुत दिलचस्प हो गया है। रवि शर्मा जो सदर विधायक है वो तो लड़ ही रहे हैं, साथ में जो सीताराम कुशवाहा भाजपा से, पिछली बार सापा से वो थे और दूसरे नंबर पे आए थे, इस बार वो सापा छोड़ के भाजपा में आ गए हैं और कांग्रेस से राहुल रिछारिया को मैदान में उतारा गया है और साथ में भाजपा से कैलाश साहू को लिया गया है। और साथ साथ ये है कि जो समीकरण बन रहा है वो भाजपा और सीताराम कुशवाहा के सफलिंग होने से, इधर उधर होने से सब बहुत दिक्कत आ रही है। रवि शर्मा जो सदर विधायक वर्तमान में, उनको खाली टक्कर मिल रही है, इतना आसान नहीं है रवि शर्मा के लिए सीट निकालना सर। जी तो पारी रवि शर्मा भाजपा से है ना? जी जी रवि शर्मा भाजपा से है सर। तो किससे उनका जो आपने कुशवाहा जी को बोला वो बस किधर चले गए हैं? बसपा में चले गए हैं, सपा में चले गए हैं? हाँ जी, सीताराम कुशवाहा पहले भाजपा में थे और भाजपा से दूसरे नंबर पे रहे थे। हाँ। और इस बार वो भाजपा को छोड़ के सपा में आ गए हैं। हाँ। और सपा की तरफ से चुनौती दे रहे हैं भाजपा को। तो क्या टक्कर किसके किसके बीच में है? सर त्रिकोणीय मामला चल रहा है झांसी में। जैसे कल शाम को जब योगी जी का रोड शो हुआ तो उसके बाद कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन त्रिकोणीय मामला है। रवि शर्मा को पसीना बहाना पड़ रहा है, भाजपा भी टक्कर दे रही है, सपा भी टक्कर दे रही है, साथ में कांग्रेस तो बिल्कुल पिछड़ती नजर आ रही थी। उसमें राहुल रिछारिया एक प्रत्याशी है, उनको खड़ा किया गया है। तो ब्राह्मण की वजह से थोड़ी लड़ाई क्रिटिकल हो रही है। रवि शर्मा का जो ब्राह्मण वोट था वो इनसे राजू रिछारिया से कटता हुआ नजर आ रहा है थोड़ा सा। तो कई टक्कर है सर इसमें। सबसे ज्यादा वोट किसके हैं वहाँ? जी ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मण समाज के हैं, तो ब्राह्मण वोट बटता हुआ नजर आ रहा है सर, इसीलिए रवि शर्मा को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। अच्छा, और ये यादव और मुस्लिम आबादी भी है? जी मुस्लिम आबादी और आबादी जो है यादव है, लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो झांसी सदर सीट का इतिहास रहा है पिछले 12 सालों का, 12 बार में उसमें से 11 बार ब्राह्मण जीता है, चाहे वो किसी भी गलती रहा हो। तो यह जो ब्राह्मण है वो बहुत मतलब ताकत रखता है, वो निर्णायक वोट साबित होता है फाइनल पे वोटिंग में सर। जी सर, ब्राह्मण वोट निर्णायक यहाँ है। और जी सर, बसपा को तो जो उसके पारंपरिक वोट है वो जा ही रहे होंगे, वो भी जा रहे हैं सर। साथ में व्यापारी जो है, जो व्यापारी वर्ग है, जो अग्रवाल समाज है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं सर। तो कुल मिलाकर त्रिकोणीय संघर्ष में नतीजा कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आर पार के लड़ाई होगी, बहुत पास का मामला है, लेकिन चांसेस रवि शर्मा के ही ज्यादा बन रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबले में। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। मान के चला जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की सीट है, क्योंकि राजनीतिक विचारी पछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और तो इसलिए माना जा रहा है कि रवि शर्मा, क्योंकि ब्राह्मण की वोट रहते हैं, इसलिए रवि शर्मा को चांसेस हैं कि शायद निकल जाए, लेकिन उनको पसीना बहाना पड़ रहा है। जी सर। मौरानीपुर सर मौरानीपुर में भी बड़ा दिलचस्प हुआ है। मौरानीपुर में पिछली भाजपा का जो विधायक थे बिहारी लाल आर्य, उनका रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं था। ग्राउंड रिपोर्ट तो उनकी बहुत ही खराब स्थिति थी, मतदाता उनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। आखिरी क्षण तक भाजपा के लोग पटोपट में पड़े रहे कि किसको फाइनल करें, किसको नहीं करें प्रत्याशी के रूप में। बाद में उन्होंने तरीका निकाला कि अपना दल एस की जो के साथ जो गठबंधन है उनका, उसकी तरफ से डॉक्टर रश्मि आर्या, जो पिछली बार सापा के सवार थी और सापा से दूसरे नंबर पे रही थी बीजेपी के सामने, वो अब अपना दल और भाजपा की संयुक्त प्रत्याशी हैं और सापा को टक्कर दे रही हैं। जी यहाँ कौन से मतदाता ज्यादा है? यहाँ पे जो है दलित वोट और ये तरह के दलित और जो क्या बोलते हैं आपका बैकवर्ड है, उनका बहुत ज्यादा यहाँ पे पल्ला भारी रहता है। और यादव वोट भी है इधर पे, लेकिन इस समय जो चुनौती दे रहे हैं सापा के तिलक चंद अहिरवार, वो तिलक चंद अहिरवार भी सापा से खड़े हुए हैं। पहले वो भाजपा के मेन कोर कोऑर्डिनेटर उसमें आते थे और वो भाजपा छोड़ के सापा में आए थे। वो सापा से चुनौती दे रहे हैं अपना दल एफ को और भाजपा के प्रत्याशी को। जी बाकी इन दोनों में मौरानीपुर में भाजपा और सापा की तगड़ी लड़ाई है। जी कुछ भी नतीजा हो सकता है, मैंने टक्कर है? टक्कर है, बिल्कुल टक्कर है। और कुछ भी ऊँट किसी भी करवट जा सकता है, चाहे वो अपना दल एस में जा सकता है और चाहे वो तिलक चंद अहिरवार। तो तिलक चंद अहिरवार जो सापा प्रत्याशी हैं वो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से अखिलेश के बार भाजपा के ऊपर वो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, अभी बेगूसराय में भी थे वो, तो तब भी उन्होंने वहाँ साधने की कोशिश की। तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि जो झांसी जिले की 4 सीटें वो इतनी आसानी से भाजपा को मिलने वाली नहीं है अभी। इस बार निकल जाए वो बात अलग है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। जी तो मौरानीपुर में जो बसपा और कांग्रेस कहीं नहीं है, दूर दूर तक सपा और इन्हीं के बीच में है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
सपा और बीजेपी की टक्कर है जी। बबीना बबीना में भी बड़ा स्थिति त्रिकोणीय हो गई है। राजीव सिंह पारिशा जो है वो भाजपा के हैं, और इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो आपका सपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह यादव वो उनको अभी टक्कर दे रहे हैं। साथ ही भाजपा से दशरथ सिंह राजपूत है, वो भाजपा से खड़े हुए, उन्होंने इनका दोनों का समीकरण बिगाड़ दिया और बुरी तरीके से लड़ाई को त्रिकोणीय तरीके से तेज फंसा दिया है कि वो दशरथ सिंह राजपूत जो है उनके गले की हड्डी बने हुए हैं। तो वो सपा के लिए भी दिक्कत कर रहा है और भाजपा के लिए भी, और तीनों लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है जी। माने यहाँ बीएसपी, बीजेपी और एसपी के बीच में है, सपा के बीच में है लड़ाई। जी जी देखिए, मैं आपको बताऊं, झांसी सदर और झांसी विधानसभा बबीना यहाँ पे त्रिकोणीय है, और भाजपा और सपा तीनों लोग जो है पूरी एड़ी तोड़ी का जोर लगा रहे हैं कि वो किसी भी कीमत से अपनी सीट को भाजपा के पास तो ये कि उसको अपना कुंबा बरकरार रखना, अपनी सीट बरकरार रखनी है, और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा से सीट छीन लें। जी सर। यहाँ बबीना में मुस्लिम आबादी, यादव आबादी कितनी है? देखिए, बबीना में जो जाति समीकरण है उसमें कुर्मी, राजपूत और यादव ज्यादा है, मुस्लिम बहुत कम है। तो उमा भारती का बहुत अच्छा होल्ड रहा है बबीना में। उमा भारती ने भी राजीव सिंह पारिशा भाजपा के लिए काफी ज्यादा कैंपेनिंग भी की थी। दिनेश शर्मा जी भी खुद आए थे वहां पे, मतलब उप मुख्यमंत्री। तो इन लोगों उन्होंने मेहनत की। तो राजपूत और लेडी वोट है वो राजीव सिंह पारिशा और ये दशरथ सिंह मुन्ना, इन दो भाजपा के प्रत्याशी, इन दोनों बचा हुआ है जी सर। और उसके अलावा सपा अपना यादव वोट तो बचा ही रही है, साथ में इनके लिए भी, इनके में भी सेंध लगा रही है, इनके वोट में भी सेंध लगा रही है जी सर। यहाँ भी त्रिकोणीय है नतीजा कुछ भी? जी जी, झांसी बबीना विधानसभा और झांसी सदर सीट दोनों जगह त्रिकोणीय है सर। गरौठ गरौठा में सर, गरौठा की स्थिति है कि जो भाजपा के जवाहरलाल राजपूत हैं उनका भी रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब है। भाजपा के वहाँ पूर्व विधायक जो दीप नारायण थे वो उनको पिछले 2 बार वो गरौठा में रह चुके हैं, वो उनको कहीं टक्कर दे रहे हैं। दीप सिंह गुर्जर भाजपा से खड़े हुए हैं, वो उतनी फाइट नहीं कर पा रहे। नेहा निरंजन कांग्रेस से खड़ी हुई है, उनको भी वो भी, क्योंकि उनको भी कुछ उम्मीद जग रही है गरौठा में कांग्रेस को, क्योंकि वहाँ का जो उनके पति है वो निरंजन, वो जिला मार्गों के सदस्य है, वो जमीनी व्यक्ति है, वो जमीन पे जाके ग्राउंड में जाके मतदाता के पर्सनल टू पर्सनल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो थोड़ा सा है वो गरौठा में जो स्थिति बन रही है वो कांग्रेस थोड़ी सी फाइट करती नजर आ रही है, लेकिन मेन टक्कर जो है सपा और भाजपा में ही है जी सर। सपा और भाजपा में ही है। यहाँ का जाति समीकरण? वहाँ पे भी सर राजपूत और यादव, मेन यादव और लोधी और राजपूत हैं सर जी। मुस्लिम आबादी यहाँ बहुत कम है सर। चलिए, तो ये मेन समाजवादी पार्टी के साथ तो यादव मुस्लिम रहेंगे ही जितने भी हैं, और है, लेकिन सर इस बार जी, हाँ बोलिए। नहीं बिल्कुल है सर, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो अभी जो ये जो हिसाब वगैरह और इस तरह के काम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वोटों का पोलराइजेशन होने का खतरा है। और अगर इस तरह का कुछ होता है तो फिर भाजपा अपना सारे किले बचा पाएगी और झांसी की भी 4 सीट बचा सकती है। 4 सीट बचा सकती है कि नहीं बचा सकती? बचा सकती है सर, अगर, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को रोड शो किया है, मेहनत की है, तो जो त्रिकोणीय संघर्ष है और कहीं ना कहीं जो टक्कर मिलती दिख रही है उसको फाइनल टच देने का योगी आदित्यनाथ जी ने किया, और वो वहाँ पहुंचे, उन्होंने किया। आज बबीना में भी किया, उन्होंने गुटराई भी गए, और जिस तरीके से कल जन सैलाब था योगी के रोड शो में और उनकी रैलियों में, और जो पर्सनल मतदाताओं का भी जो कहीं ना कहीं रुझान एक कहीं जब आखिरी में आके जब वोटर जो अपने को वापसी कर लेता है, उसके अगर माने तो कहीं ना कहीं भाजपा बचा सकती है। ये निकल के आ रहा है सर। चलिए, हमारे साथ आलोक जी हैं। आलोक जी, हमने 4 सीटों का एक तरह से उनसे आकलन लिया है प्रभात सक्सेना जी से, और ये बीजेपी की ही 4 सीटें थी, और ऐसा माना जाता था कि जो अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो कुछ सीटें और जहां अभी चुनाव हुए हैं वो अखिलेश जी माने समाजवादी पार्टी का वहां अच्छा खासा प्रभाव है। तो जो हमने आकलन लगाया तो वो जो पहले की स्थिति से बहुत बेहतर है वहां समाजवादी पार्टी। लेकिन इन सीटों पे जो बुंदेलखंड की, झांसी की 4 सीटों की बात करें तो इसके माना जाता था कि बीजेपी वन साइडेड जाएगी, एक तरफा जाएगी, जैसे पिछली बार गई थी। लेकिन चारों ही सीट कहीं ना कहीं फंसी है। इसमें मुझे जो लगता है कि अब कानून व्यवस्था, जो योगी जी का सबसे बड़ा हथियार है, कि वहां पे गुंडेबाजी, दूसरी तरह की जो लड़ाई झगड़ा, कानून व्यवस्था का मुद्दा
महत्वपूर्ण रहा है योगी जी के साथ। तो ये कानून व्यवस्था अगर काम कर गया उनका तुरुप का इक्का, तो क्या ये चारों सीटें जीत जाएंगी या इनमें अभी गड़बड़ है बीजेपी के लिए? देखिए, जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा वहां बीजेपी को फायदा होता नजर आता है। क्योंकि त्रिकोणीय मामले का मतलब है कि 33% पे आपको जो है 30% के ऊपर जो है आपका रिजल्ट निकल आएगा। जैसा कि संवाददाता साहब बता रहे हैं कि 3 जगह जो है त्रिकोणीय है, केवल 1 जगह सपा और बीजेपी के साथ है, तो उम्मीद है कि त्रिकोणीय होगा तो जीत जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़े सा ब्रॉड सेंस में हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो बुंदेलखंड की जो पानी की समस्या है उसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ही केंद्र सरकार ने बना दिया था और उसका एक बहुत बड़ा बजट जो था वो बुंदेलखंड सेक्टर में ही आया था। क्योंकि आप जानते हैं बुंदेलखंड हमेशा एक स्पेशल पैकेज की मांग कर रहा था कि हमको जो है पानी की सबसे बड़ी गंभीर समस्या है, उसको करने के लिए हमको या तो एक अलग प्रांत बना दिया जाए, नहीं तो कम से कम एक पैकेज दिया जाए। तो काफी पैसा केंद्र से जल शक्ति संस्थान के नाम पे आया है और वहाँ पे काम चल रहा है। हालांकि पानी हर जगह नहीं पहुंचा होगा, ये बात ठीक है। दूसरी बात आप देखिए कि जैसे ही राजनाथ जी बनते हैं आपका रक्षा मंत्रालय, तो उन्होंने एक जो है डिफेंस कॉरिडोर जो है एक बहुत बड़ा आपको जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में ही उनको दिया है, क्योंकि वहां पे एरिया जो है उपजाऊ नहीं है, अब जानते हैं पथरीला इलाका है, तो उसमें एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जिससे का फायदा हो सकता है रोजगार में आने वाले समय में, जो कि बुंदेलखंड को मिलता नजर आ रहा है। अब आइए माइक्रो लेवल पे बात करें, जैसा कि संवाददाता साहब से बात कर रहे थे और एक सीट पे जो है देखा जा रहा था कौन कैंडिडेट है, कैंडिडेट का व्यक्तिगत प्रभाव कितना है, उसको देखते हुए लग रहा है कि जहां जहां त्रिकोणीय होगा वहां पर बीजेपी निकल आएगी। और जो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है बुंदेलखंड की, क्योंकि वहां पे जो है लोगों का गर्म खून है, बात पे जो है लोग झगड़ा करने लगते हैं और वो काफी बड़े स्केल तक चला जाता है। तो ऐसे पिछले 5 साल में जिस तरीके की कानून व्यवस्था रही है, पुलिस व्यवस्था रही है, लोग जो सामान्य लोग हैं, जो जनजीवन है, वो काफी अच्छा समान गुजरा है, जिसकी वजह से जिसका फायदा बीजेपी को होते नजर आएगा। जी नहीं, ये जिसे हम उत्तर प्रदेश के बारे में कि गैंग जो चलते हैं वो गैंग वसूली भी करते हैं, हफ्ता वसूली वाली बात होती है, कहीं चैन स्टिचिंग की बात होती है, कहीं अवैध रेत खनन की बात होती है। ये इस तरह के जो गैंगस्टर थे उन पे काफी कंट्रोल किया है और इसी कारण शायद उन्होंने अपना पहला मुद्दा योगी जी ने कानून व्यवस्था को लिया है, अपने भाषणों में भी कहते हैं। तो ये जो 4 सीटें, जैसा कि वो अंत में उन्होंने कहा प्रभात जी ने कि 4 सीटें बचा सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर है। जैसे महरानीपुर में सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में टक्कर है, लेकिन गरौठ में जैसा वो बता रहे हैं कांग्रेस त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की स्थिति में है। तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस त्रिकोणीय संघर्ष बना पाएगी वहां, क्योंकि परंपरागत वोट भी अपने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस का जब से उन्होंने समझौता मायावती से चालू किया था 100 सीट से, सब धीरे धीरे उनके परंपरागत वोट खत्म होते गए। तो मुझे लगता है गरौठ में भी त्रिकोणीय ही होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा वहां पे जो उद्योग था वो खनन का था, खनन पट्टे की बात होती थी, और जिसमें कि आप जानते हैं कि बाहुबली और पैसा इन्वॉल्व रहता है। तो ऐसे में गैंगवार का होना और इस तरीके की जो स्थितियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर को स्थिति हमेशा को चैलेंज के उस पर आ जाना होती रही है। लेकिन जो योगी सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उससे इस प्रकार की समस्याओं पे काफी कंट्रोल कर लिया है, जिसका जो असर है सामान्य व्यक्ति के पास भी होता हुआ नजर आया है। जहां तक कांग्रेस की स्थिति है, हम भी यही समझते हैं कि बहुत ज्यादा वहां की स्थिति अच्छी नहीं होगी कांग्रेस की। कुछ इलाकों में उनका परंपरागत वोट हो सकता है, लेकिन सपा जो है ज्यादा बेहतर स्थिति में नजर आती है आपके बुंदेलखंड में या झांसी के आसपास के इलाके में। क्योंकि आप जानते हैं कि राजपूत और यादव 2 कौम जो है बड़ी मार्शल कौम होती हैं, उनके अपने सिद्धांत होते हैं जिनके साथ वो अटैच होते हैं, वो उन्हीं के लिए जो है मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा यादव वोट सपा पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन जो राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, अग्रवाल हैं या वैश्य हैं, ये वोट जो परंपरागत वोट जो बीजेपी का है वो उनको मिलता ही रहेगा। साथ में अपनी पॉलिसी की वजह से कुछ एडिशनल उनके पास वोट आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। पिछले 5 साल में देखा था, पिछले 2017 में कि जिस तरीके से पूरी की पूरी 13 सीटें आई थी, इसका मतलब है कि वहां पे अभी भी जनाधार बीजेपी का है और बीजेपी में कोई ऐसी एंटी कंवेंसिव फैक्टर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना भी नहीं हुई कि जिससे लोगों का बीजेपी से वो भंग हो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी 4 सीटें आएंगी बीजेपी के पास।
हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होगा, पसीना बहाना पड़ेगा, कैंडिडेट को निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। केवल बीजेपी के टिकट पाके ही विजय होगा ऐसा नहीं होगा। तो प्रभात जी, जैसा कि यह कानून व्यवस्था का मुद्दा, इन सब के बीच में कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जो लोग परेशान थे अराजक तत्वों के साथ, तो वो कितना काम करेगा इन चारों सीटों में? प्रभात जैसा कि आलोक जी ने बोला और आप भी कह रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा काफी हद तक बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है झांसी की चारों जिलों की सीटों में, क्योंकि काफी पिछले 4-5 साल में बराबर देखा गया कि पुलिस थानों में पहले विशेष समुदाय के द्वारा भीड़ लग जाती थी और लोग परेशान रहते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। पिछले 5 साल में शायद ही एक बार कभी थानों में विशेष समुदाय की भीड़ लगी हो, लोगों को कभी भी इस तरह की चिंता का सामना नहीं करना पड़ा कि वो लड़ाई दंगे और झगड़ों से मुक्त रहे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून मुद्दा। योगी आदित्यनाथ जी का ये जो है, ये बीजेपी को केवल हार बन सकता है और निकाल सकता है। और इसके साथ साथ जो अभी आलोक जी ने कहा कि वो बीजेपी के प्रत्याशी को निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ये बिल्कुल सच बात है। बीजेपी कोई भी चारों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों को बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, घर घर जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको 5 साल सत्ता में रहे थे तो उनको उसका फायदा मिल जाता। उनको बिल्कुल इस बार ऐसा लग रहा है कि दोबारा फिर से वो नए तरीके से खड़े हुए हों, उनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पा रहा है। पूरी मेहनत करनी पड़ रही है, जी जोर जान के कोशिश करनी पड़ रही है, तभी वो बीजेपी को नैया पार लग पाएगी, नहीं तो नहीं लग पाएगी। सर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। हम चलते हैं जालौन, जहां 2 सीटें हैं, कालपी और उरई। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी सर। पुष्पेंद्र, आपके यहाँ 2 सीटें हैं, फिर आपसे भी वही सवाल है। पहले, पानी की समस्या पहले 5 साल पहले से बेहतर है कि उसी तरह है? सबसे पहली बात। सर मेरे यहाँ सबसे पहले 3 सीटें हैं विधानसभा की। मैं पूछ रहा हूँ, पानी की समस्या जालौन में जो पहले बनी हुई थी पिछली सरकारों में, उसी तरह बनी हुई है कि योगी सरकार में कुछ बेहतर हुई है? न सर, पानी की समस्या तो आज भी है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ, लेकिन अभी भी जनता निरंतर परेशान रहती है पानी से। कहीं न कहीं जैसे कभी सूखा हो जाता है, पानी, बारिश अगर निरंतर नहीं होती है तो अत्यधिक यहाँ पर पानी की समस्याओं का किसानों को सुधार क्या हुआ है? थोड़ा सा सुधार क्या हुआ है? किस तरह सुधार हुआ है? कुछ काम हुआ है सरकार की योजनाओं के अंतर्गत? हाँ, सरकार के योजनाओं के अंतर्गत काम हुआ है, लेकिन पूर्णतः अभी प्रत्येक डोर टू डोर इनकी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है 5 साल में। अच्छा, मतलब बड़ा धीमा काम हुआ है और शुरुआत में नहीं, अभी 1-2 साल से काम चालू हुआ लगता है उसमें? हाँ जी। ये काम कब चालू हुआ? अभी थोड़ा कुछ ही दिनों से चालू हुआ है कि शुरू से ही कर दिया था? नहीं, शुरू से ही थोड़ा है, इसका स्लो मोशन रहा है और स्टार्टिंग में थोड़ा लगा कि काम इनका तेजी से बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही 2 या 2.5 साल बीतने के बाद थोड़ा काम और स्लो होता चला गया। तो इससे लोग नाराज हैं क्या बीजेपी से? लोग नाराज हैं लोगों के प्रति। जो स्थानीय कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधानसभा में, उनसे लोगों को बहुत ज्यादा रोष और गुस्सा देखने को मिल रहा है आए दिन प्रत्याशियों के साथ। अच्छा, माने चलिए, अब माधवगढ़ सीट की बताइए। आपके यहाँ माधवगढ़, कालपी, उरई है। माधवगढ़ में किसके बीच में फाइट है और जाति समीकरण क्या है? मेरे यहाँ जाति समीकरण चुनाव ज्यादा विशेष मायने रखता है। मैं माधवगढ़ की बात कर रहा हूँ। माधवगढ़ की, माधवगढ़ विधानसभा में सपा, बसपा और बीजेपी तीनों पार्टियों का त्रिकोणीय चुनाव है। अच्छा, दोनों से कौन कौन है? तीनों से? सपा से राघवेंद्र सिंह भदौरिया, और भारतीय जनता पार्टी से सिटिंग विधायक मूलचरण निरंजन जी हैं, और आपके बहुजन समाज पार्टी से शीतल कुशवाहा है। और जाति समग्र समीकरण ये रहा है कि जैसे कुशवाहों का वोट 60,000 के लगभग है और हरिजन वोट इनका 60-70 हजार है, तो ये भी अपनी अच्छी एक डिफीट लेके चल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है उनका खुद का मुस्लिम वोट, यादव वोट और गुर्जर वोट और राजपूतों का भी वोट 50-55 हजार है। अगर ये आंकड़े इनके सटीक बैठते हैं तो ये भी पूर्णतः अपनी लड़ाई और फाइट में लीड दिख रही है इनकी भी। और भारतीय जनता पार्टी की लहर के हिसाब से लड़ाई में है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से जनता नाराज है तो ये पिछड़ते दिख रहे हैं आए दिन। तो लड़ाई मुख्य रूप से त्रिकोणीय आप बोल रहे हैं, माने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में है क्या? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दिख रही हैं। कहीं ना कहीं आज योगी जी का दौरा था
तो अगर इस पे अंतर मिलता है, क्षत्रिय समाज को अगर ये लुभा लेते हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी में राजपूतों का वोट कन्वर्ट होता है क्षत्रियों का, तो फिर समाज ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लड़ाई में भी रहेगी और हो सकता है कि डिफीट दे दे और अदर पार्टियों को। और अगर क्षत्रियों को ये लोग नहीं अपनी ओर खींच पाए, आकर्षित कर पाए, तो समाजवादी पार्टी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो किस जात से हैं? ये निरंजन है, कुर्मी है। कुर्मियों का वोट बैंक बहुत कम है, यहाँ पे 17 से 18 हजार है माधोगढ़ विधानसभा में। ठाकुरों का सबसे ज्यादा है, छत्री का सबसे ज्यादा यहाँ पे हरिजन और कुशवाहा, तीसरे नंबर पे छत्री है। चलिए तो फिर बीएसपी की तरफ जाती दिख रही है। खैर कालपी की बात कर लें। कालपी विधानसभा में बसपा और सपा ये फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद गठबंधन से जो प्रत्याशी है उनकी पोजीशन तीसरे नंबर पे दिख रही है, क्योंकि वो पिछले 2017 में बीएसपी से लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, तो ये हो सकता है कि चौथे नंबर पे चले जाएं। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रत्याशियों को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि वो राजपूत है, छत्री है और छत्रियों का भी वोट बैंक वहां पे एक अच्छा है, 50 से 55 हजार है। तो ये कांग्रेस की तरफ मूव होता दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो संतराम सिंह सेंगर का टिकट वहां से कट गया, तो राजपूतों की नाराजगी वहां स्पष्टता दिख रही है, जाहिर दिख रही है। तो बीएसपी से कौन है, सपा से कौन है? जाति समीकरण एक बार फिर बताइए, किस जात के कितने लोग हैं वहाँ? सपा से वहाँ पे विनोद चतुर्वेदी जी हैं, जो ब्राह्मणों का वोट बैंक 35 से 40 हजार के बीच में समकक्ष है। हाँ। और आपके समाज क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन से छोटे सिंह बहराई जी है, और कांग्रेस से रमाकांति पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सरतेला की वाइफ है। हाँ। वो भी छत्री हैं। और बीएसपी से श्री छुन्ना पाल जी हैं, जो एक बहुत अच्छे वोट बैंक है, 65-70 हजार वोट है पालों का वहाँ पे कालपी विधानसभा में। तो क्या यहाँ सिर्फ जाति आधार पे वोटिंग हो रही है, या वोटिंग होगी, जीत हार होगी, कि कुछ काम को लेके भी होगी? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, दूसरे मुद्दे हैं, वो भी है क्या? आवारा पशुओं का मुद्दा है? टोटल यहाँ पर ऐसा हुआ है कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता को असंतुष्ट किया है, तो यहाँ का जो आगामी चुनाव है 20 तारीख को जो तीसरे चरण का जो मतदान होना है, उसमें यहाँ पे जो पिछले कार्यकर्ताओं से नाराजगी के कारण जाति समीकरण को ज्यादा मूवमेंट हो गया। यहाँ पे टोटल चुनाव जाति समीकरण पे मूव दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ बीजेपी चौथे पे जाते दिख रही। माधवगढ़ में भी कोई निश्चित नहीं है। उरई की क्या स्थिति है? उरई की स्थिति है कि वहाँ पर सपा और बीजेपी की लड़ाई स्पष्टता दिख रही है। वहाँ पर बीजेपी और सपा दोनों लीड लड़ाई में है। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर दिख रही है। तो प्रत्याशियों के नाम बता दें, थोड़ा जाति समीकरण भी बता दें। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी वर्मा है, कोरी भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से। हाँ। समाजवादी पार्टी से दयाशंकर वर्मा पूर्व मंत्री भी रहे, विधायक रहे हैं, और ये सिटिंग विधायक है गौरीशंकर वर्मा जी। और कहीं ना कहीं गौरीशंकर वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा से कि आज तक कोई भी चुनाव जो सामने लड़े हैं तो जीत नहीं पाए हैं। 4 या 5 चुनाव उनके सामने हारे हैं इन्होंने। तो यहाँ किसकी स्थिति अच्छी दिख रही? यहाँ पर सपा और बीजेपी दोनों में एक मजबूत स्थिति दिख रही है। कहीं ना कहीं सपा यहाँ पे बहुत अच्छी टक्कर दे रही है बीजेपी को। बीजेपी यहाँ भी पिछड़ते हुए दिख रही है सपा से। कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था का मुद्दा है, लेकिन कानून व्यवस्था में लोगों का मोदी और योगी के प्रति आस्था है, लेकिन 5 साल के कार्यकर्ताओं के रिजल्ट से यहाँ की जनता इतनी नाराज है। आए दिन कहीं किसी का गांव में विधायक को बेटी सहनी पड़ती है, कहीं किसी विधानसभा में कहीं कोई किसी के ऊपर चप्पल फेंक देता है, जूता, इस तरीके की अभद्रताएं होती रहती हैं। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि कानून व्यवस्था के प्रति तो लोगों का एक स्नेह था, लेकिन जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इतना परेशान, असंतुष्टता दिखाई है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, अपने संपर्क में नहीं रख पाए, तो लोगों की नाराजगी स्पष्ट दिख रही है। कानून और बीजेपी के प्रति जो काम केंद्र और प्रदेश सरकारों की जो काम और योजनाएं थी उनको साइड में पीछे रख के यहाँ जातिवाद का चुनाव हो गया। चलिए, तो आप थोड़ा बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर चलते हैं आलोक जी के पास। आलोक जी, इन तीनों सीटों का आपको भी कोई सवाल करना है क्या पुष्पेन से?
नहीं, इनसे कोई सवाल नहीं करना है। हमको लग रहा है कि जो पीछे का जो 2-2.5 साल कोरोना काल रहा, उसमें क्या स्थिति रही इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की? कोरोना काल में कैसी सेवाएं मिली लोगों को? फ्री राशन मिला कि नहीं मिला? लोगों तक कोविड का इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? ये 2 काम हुए कि नहीं इस क्षेत्र में? जरा इनसे पूछिए। पुष्पेंद्र जी, आपने सवाल सुन लिया होगा सोती जी का। हाँ जी, कोरोना काल में सेवाएं तो मिली हैं, फ्री राशन भी मिला है, स्थानीय लोगों ने भी एक दूसरे को यहाँ पे मदद की है। जैसे जो किसी राजनीतिक दल से भी संबंध न रखते हैं, सोशल वर्कर भी रहे, तो उन लोगों ने भी यहाँ पे बहुत सारी मदद की है। लोगों की, ग्रामीणों की घर घर जाके चावल राशन दिया है और सरकार के द्वारा भी प्रत्येक माह फ्री राशन, ये सारी व्यवस्थाएं दी गई। तो नहीं, तो इससे संतुष्ट हैं लोग? संतुष्ट, इससे संतुष्ट सर, संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव 10 से 15 दिनों में जो इनका रिजल्ट फीडबैक है वो बहुत पीछे पिछड़ता चला गया। कानून व्यवस्था या कोरोना काल की जो व्यवस्थाएं रही हैं, लोगों को फ्री राशन दिया गया, ये 15 से 20 दिन में बहुत पीछे चला गया। ये सारी चीजें पीछे रह जाती हैं और यहाँ पर टोटल जाति समीकरण चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं, मायने नहीं रखती। सुनिए आलोक जी, ये तो अलग स्थिति। हालांकि योगी जी पे जिस तरह के कांग्रेस के, सपा के जो प्रवक्ता हुआ करते थे, डिस्कशन करते थे, वो यही बोलते थे कि छत्री राज चल रहा है योगी जी की सरकार को, वो कमेंट्स करते थे। तो जो ये कह रहे हैं कि जब एक छत्री बड़ा होता है, एक छोटा छत्री होता है, तो बड़े छत्री को ज्यादा लोग वोट कर जाते हैं। तो ऐसे में जो ये बता रहे हैं कि चूंकि जो सपा के प्रत्याशी ठाकुर हों, बसपा के हों, तो उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको वोट जाएगा। योगी जी के नाम पे बीजेपी में जा सकता है। कितना सहमत हैं आप आलोक जी? देखिए, जो पिछले 5 साल में अगर देखा जाए तो 2-2.5 साल ही आपकी सरकार ढंग से चल आई और बाद में जो कोरोना का टाइम आया था उसमें बहुत सी समस्याएं आई। सरकार की तमाम योजनाएं रुकी रहीं और लोगों को काफी कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद आर्थिक व्यवस्था भी काफी रही, उसका भी असर वहां देखने को मिलता है। हालांकि चूंकि वो काफी रिमोट और बैकवर्ड एरिया है, वहां पे स्थितियां जो है दूसरी होती हैं। लेकिन देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो उसमें बहुत से ऐसे हो जाते हैं जो 15 दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 15 से 20% के बीच में रखते हैं, जिनसे अगर आप ओपिनियन पोल भी करें तो वो पूछते हैं आई कैन नॉट से। तो जब वो कैन नॉट से है, लेकिन जब ईवीएम के बटन दाबने जाते हैं तो उनकी जो अंतरात्मा की आवाज होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखने वाली बात है कि इस बार क्या अंतरात्मा, मतदाता की जो अंतरात्मा की आवाज है वो बीजेपी के साथ रहेगी कि नहीं। अगर रहती है तो ये तीनों सीट आ जाएंगी, नहीं होगी तो जैसा कि आपके संवाददाता साहब बता रहे हैं वैसी ही स्थिति आपको जातिगत आंकड़ों के रूप में देखने को मिलेगी। बिल्कुल जैसा कि उन्होंने बता रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा उलटफेर नहीं हो सकता है। माधवगढ़ में जरूर बता रहे हैं त्रिकोणी है, तो जहां आपने कहा त्रिकोणी होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन कालपी और उरई में बीजेपी है ही नहीं। कालपी में तो खासकर चौथे नंबर पे बता रहे हैं, उरई में सपा और इनके बीच में टक्कर, लेकिन सपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। तो ये जबरदस्त नुकसान है बीजेपी के लिए। जी हाँ, जो संजय निषाद साहब के साथ जो इन्होंने करा है गठबंधन, तो किसी न किसी आधार पे क्या होगा, वो सीट दी होगी। तो उसमें देखना है कि कितने निषाद के वोट हैं या उन संजय जी की कितनी वहां पे पकड़ है, उसी हिसाब से उन्होंने दिया होगा ये आपका काल्पी का। तो समझने वाली बात है कि हो सकता है थोड़ा सा लोगों को, जो सरकार बनी थी बीजेपी की, इससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। उतना अपेक्षाकृत सरकारी योजनाएं धरातल पे, जमीन पे नहीं उतर पाती हैं, जिससे मन मुटाव होता है। लेकिन हमारा ये कहना समझना है कि अगले जो 24 घंटे होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप भी जानते हैं, वो बड़े क्रूशियल्स होते हैं और ऐसी जगह पे वो जो गिमिक्स हैं वोटों की, वो काफी कुछ जो है चुनाव में असर डालती हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बीजेपी को अगर ये जिस तरह से बता रहे हैं जालौन और झांसी की आई है, तो ये बड़ा, हमें लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो उनका पूर्वानुमान है, जो उनके बड़े नेताओं का, जो उनके पास सर्वे रिपोर्ट है, वो यही है कि इन सीटों पे जो 19 की 19 पिछली बार थी पूरे बुंदेलखंड में, उससे ज्यादा से ज्यादा घटेंगी तो 4 या 5 घटेंगी।
तो जो आकलन के 324 से बम्पर मेजॉरिटी से बीजेपी आई थी, तो उम्मीद भी जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को हो गई होगी। उम्मीदें उतनी पूरी हो नहीं पाती कि सरकार कोई भी हो, लेकिन अगर ये और कम होती है तो बड़ा झटका होगा। खैर चलते हैं हमीरपुर, चलते हैं संदीप कुमार के पास, जहां हमीरपुर और राठ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। संदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी संदीप, बड़े धीरे बोल रहे हैं, क्या बात है? जी सर, आवाज आ रही है। फिर आपसे हमीरपुर में पहले वही पानी की समस्या और पलायन की समस्या वहां सबसे बड़ी है। पलायन की समस्या तो इतना जल्दी नहीं दूर हो सकती, लेकिन पानी की समस्या हमीरपुर में भी बनी हुई है, पहले 2017 के पहले जो थी, कि पहले से सुधरी है? नहीं, जो पानी की जो किल्लत थी तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर तो आया है। वर्तमान सरकार द्वारा कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं जो आगामी आने वाले समय में उनका बेहतर लाभ जनता को मिलेगा। हालांकि अभी जो किल्लत की जो समस्या है, जो दूर दराज कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहाँ भीड़ों और नदियों से पानी लेकर लोगों को अपना उपयोग, दैनिक उपयोग में लाते हैं, तो वो समस्या अभी तक उनको निदान नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने इसके संबंध में प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन सरकार के जो प्रयास है वो जनता को अपनी ओर करने के लिए पर्याप्त है कि अभी नाराज हैं बीजेपी सरकार से लोग? जो सरकार के जो प्रयास हैं, पानी व्यक्तिगत यदि पानी की समस्या की बात की जाए तो उसमें तो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होंगे, लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बुंदेलखंड के, कि बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है प्रदेश का, तो जिसमें से पलायन, बेरोजगारी और अन्ना प्रथा जैसी बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनको लेकर यहाँ का किसान विशेषता आक्रोशित है और नाराज है सरकार से। चलिए अब हमीरपुर की बात कर लेते हैं। हमीरपुर विधानसभा सीट में किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला है और जाति समीकरण क्या है, और किस जाति से किसने प्रत्याशी दिया है बीजेपी, सपा और बसपा में? जाति आंकड़ों की बात की जाए तो सदर विधानसभा में अनुमानित 4,15,000 वोटर है, और जिसमें से निषाद वोटर सबसे बाहुल्य माना जाता है, जो निर्णायक भी है और अहम है उसमें। और जिसमें कैंडिडेट की बात की जाए तो सपा से रामप्रकाश प्रजापति उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस से राजकुमारी जी सिंह चंदेल उम्मीदवार बनाई गई है, बसपा के उम्मीदवार रामफूल निषाद बनाए गए हैं, और वहीं भाजपा के कैंडिडेट मनोज प्रजापति बनाए गए हैं, और कुछ जमाल आलम को कम्युनिस्ट ऑफ इंडिया पार्टी से कैंडिडेट बनाया गया है, अनंत राम को भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी नहीं, वो सबकी नहीं चाहिए हमें, तो जिनके बीच में टक्कर है उनकी बताइए, किसके बीच में टक्कर है हमीरपुर में, सदर में? हमीरपुर में वर्तमान समय में बसपा और भाजपा की ही टक्कर मानी जा रही। जो निषाद वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एकजुट है, और जो दलित वोट बैंक है वो पूरा एकजुट है, तो कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा के बीच में ही आम लोगों या लोगों को चर्चा के बीच का जो विषय है, तो भाजपा और बसपा के बीच में ही टक्कर मानी जा रही है। भाजपा से प्रजापति वोट कितने हैं? भाजपा का जो वोट बैंक है वो मेनता तो जो सवर्ण वर्ग है वो भाजपा का मेन बेस वोट बन जाता है। साथ ही जो प्रजापति वोट है वो भी अहम निर्णायक भूमिका अदा करता है, लेकिन जो सपा के राम प्रकाश प्रजापति हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पर सेंधमारी काम कर रहे हैं। जो प्रजापति वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बंटता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए या भाजपा के कैंडिडेट के लिए थोड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ना कहीं वो यहाँ पर पिछड़ते हल्का सा नजर आ रहे हैं। जी, तो वो प्रजापति वोट क्यों बट रहा है, किसकी तरफ बट रहा है? समाज का कैंडिडेट होने के नाते राम प्रकाश प्रजापति भी प्रजापति समाज से आते हैं, और वहीं मनोज प्रजापति भी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रजापति समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। तो दोनों प्रजापतियों के बीच में जातिगत बंटवारे के हिसाब से दोनों व्यक्तिगत वोटों के आधार पर दोनों में बंटवारा हो रहा है। तो लड़ाई किसके, बीएसपी और किसके, सपा के बीच में है कि बीजेपी के बीच में? लड़ाई वर्तमान स्थितियां हैं, जो अभी तक चुनाव में जो स्थितियां उभर कर सामने आई है वो भाजपा और बसपा की ही टक्कर है। सपा पीछे है? सपा जो पहले की स्थितियां थी, कैंडिडेट डिक्लेरेशन के पहले की जो स्थितियां थी वो सपा के लिए के फेवर में थी, और काफी अच्छी हद में सपा मानी जा रही थी कि सपा की स्थितियां इस चुनाव में अच्छी रहेंगी। हमीरपुर में विशेषता भी, क्योंकि अखिलेश यादव जी के कई कार्यक्रम हो चुके हैं, उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया, या रथ यात्रा के माध्यम से हो, अन्य यात्राओं के माध्यम से हो, लेकिन जब टिकट का बंटवारा हुआ तो कहीं ना कहीं जो पैरासूट के माध्यम से कैंडिडेट उतारे गए, तो उसको लेकर कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी अंतर वो लगी हुई है, और
ज्यादातर कार्यकर्ता उस मन से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से कि कहीं ना कहीं उनके बीच के जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनको टिकट न देकर एक अलग से प्रत्याशी को मौका दिया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है सपा को। चलिए, राठ में भाजपा और सपा की ही टक्कर मानी जा रही है। राठ में भाजपा से मनीषा अनुरागी जो वर्तमान विधायक हैं उनको भाजपा ने पुनः उन पर दांव लगाया है और उनको टिकट दिया है। वहीं सपा से लोधी चंद्रवती वर्मा है जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है, उनको सब अखिलेश यादव जी ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। तो उनके बीच में ही राज्य विधानसभा में टक्कर देखी जा रही है। और वहाँ लोधी मतदाता निर्णायक है, तो जहाँ लोधी मतदाता जिस ओर रुख करेगा वह वहाँ का विधायक वही चुना जाता है। तो लोधी जात से भी कोई कैंडिडेट है? लोधी जात से लोधी राज जो चंद्रवती वर्मा है सपा की, वो उनका एक लोधी जात वो वर्मा जाति की है और उन्होंने लोधी जात समाज के उनसे शादी की है। तो कहीं ना कहीं इस जातीय समीकरण को वो कहीं ना कहीं भुनाने का काम कर रही है कि वो लोधी समाज की बहू है और वर्मा एसटी समाज की बेटी है। तो इस दोनों मतलब हमें दोनों राठ में सिर्फ जाति आधार पे वोट हो रहा है कि कोई विकास के मुद्दे पे भी हो रहा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को भी कहीं बीजेपी को समर्थन मिल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था को लेकर के हमीरपुर में हालांकि ऐसी ज्यादा स्थितियां नहीं रही है कि कोई बड़ी आपराधिक घटनाएं हो, लेकिन हालांकि पहले जो होती थी कानून व्यवस्था, पहले की जो 2017 के पहले की कहते हैं कि लोग थानों घिराव, अन्य गैंगस्टर हफ्ता वसूली इस तरह होती थी, वो तो अब खत्म हुई है ना, तो उसका कहीं प्रभाव है? पुष्पेन, मेरी आवाज आ रही? पुष्पेन, मेरी आवाज आ रही? संदीप, मेरी आवाज आ रही? लगता है संपर्क नहीं। जी सोती जी, जो हमीरपुर की बात की है, हमीरपुर विधानसभा और राठ, इन दोनों में भी मतलब जैसा वो बता रहे हैं बीजेपी बीएसपी एक जगह, बीएसपी और सपा एक जगह, बीजेपी और सपा एक जगह, यहाँ त्रिकोणी नहीं दिख रहा है कहीं। देखिए, जहां तक राठ के सवाल हैं, जो अनुरागी जी हैं वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन दिखाई दे रही हैं और सपा ने उनके अगेंस्ट में एक युवा खिलाड़ी को भी टिकट दिया है, तो उसकी उतनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होती है। तो हमको लगता है कि बीजेपी राठ वाली सीट आराम से निकाल लेगी, क्योंकि उनके पास अपनी जाति के और लोधी जाति के भी, जैसा बता रहे थे संदीप जी, उनके पास अपने वोट हैं। हाँ। हमीरपुर में भी जो है सपा और बीजेपी के बीच में चल रहा है, तो हमको नहीं, बीजेपी और बीएसपी के, सॉरी, हाँ, बीएसपी और बीजेपी के बीच में चल रहा है। और सपा से जो प्रजापति जी खड़े हैं, तो कुछ जो प्रजापति के वोट हैं बीजेपी के, वो ले जाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन जब आप ब्रॉड सेंस में आप आते हैं, तो जो जातिगत भी होते हैं या जो धार्मिक आधार पर भी जो वोट दिए जाते हैं, वो देखते हैं कि ज्यादातर लोग या उस समुदाय के, उस जाति के लोग उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो जीतने वाला होता है। तो अगर बीजेपी का जीतने वाला कैंडिडेट है, उसने अगर वहां मेहनत की है, तो बहुत ज्यादा प्रजापति वोटों का नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, मायावती के जो वोटर्स हैं, हाथी के जो वोटर हैं, वो काफी इंटैक्ट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फाइट जो है स्ट्रांग होगी। थोड़ा सा और डीप जाने की जरूरत है, आंकड़ों को देखने की जरूरत है कि क्या हो सकता है, लेकिन अंतिम समय पे दबाया गया बटन ही वही रिजल्ट को आगे लाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। महोबा की देख लेते हैं, जहां महोबा और चरखारी है, महोबा जिले में। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, मेरी आवाज आ रही? हाँ सर, बताएं। हाँ, बताना आपको है, हमें नहीं, हमें तो पूछना है। हाँ, महोबा जनपद की बात करें तो महोबा विधानसभा की बात करें। हाँ, महोबा विधानसभा की बात करें तो महोबा विधानसभा जो 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब से यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहा। 6 बार यहाँ से कांग्रेस, 2 बार बीएसपी और सपा, और 2017 में राजेश गोस्वामी जो है विधानसभा बीजेपी से विधायक चुने गए थे। जी, चलिए, तो आपने इतिहास बता दिया। अब बताइए वर्तमान स्थिति क्या है महोबा विधानसभा की? आपको बताएं कि वर्तमान में यहाँ योगी बनाम अखिलेश चल रहा है। वो तो चल रहा है सभी जगह पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, यहाँ पर मतलब कोई प्रत्याशी से वो नहीं है, यहाँ पर सीधी भाजपा की सपा से टक्कर है।
क्योंकि यहाँ जब 2017 में बीजेपी को यहाँ बुंदेलखंड में 19 सीटें दी थी, महुआ जनपद से दोनों विधानसभा की सीटें दोनों जो है भाजपा के अंदर बनाई थी। वो तो मालूम है भाई, इतिहास है हमारे पास। हम तो आपसे वर्तमान में पूछ रहे हैं कि महोबा विधानसभा सीट में जाति समीकरण क्या है? जाति समीकरण महोबा का है कि यहाँ पर ब्राह्मण बाहुबल विधानसभा सीट है। ब्राह्मण मतदाता करीब 48,000 है और ठाकुर इसके बाद आता है ठाकुर जो 40,000 के समथिंग है। हाँ, तो भाजपा से कौन प्रत्याशी है, सपा से कौन है? भाजपा से राजेश गोस्वामी जी प्रत्याशी है, सपा से मनोज तिवारी प्रत्याशी है। मैंने दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं? हाँ, दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। और मुस्लिम और यादव मतदाता? यादव मतदाता करीब यहाँ पर 28,000 यादव मतदाता है। हाँ, और मुस्लिम यहाँ 18,000 है। और ब्राह्मण कितना बताया आपने? ब्राह्मण 48,000। चलिए, तो निश्चित यहाँ तो कुछ दूसरी ही स्थिति देखने को मिल रही है। रात और वहाँ चरखारी में? चरखारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 70,000 लोधी मतदाता है। हाँ, 28 यहाँ पर 28 से 32,000 के बीच में यादव मतदाता है। हाँ। और 20,000 यहाँ मुस्लिम है। हाँ। और यहाँ ब्राह्मण की जो है बात करें तो ब्राह्मण यहाँ 35,000 के समथिंग यहाँ ब्राह्मण है। अच्छा, कैंडिडेट कौन कौन है यहाँ? किसकी, सपा और बीजेपी की है कि बसपा भी है कहीं? यहाँ बीएसपी से जो है लोधी विनोद राजपूत खड़े हुए हैं और बीजेपी से खड़े हुए ब्रजभूषण राजपूत जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो लोधी वोट है वो इस समय बीजेपी से बड़ा नाराज है, ब्रजभूषण राजपूत से बड़ा नाराज है, क्योंकि कई गाँव से उन्हें जो है भगाया भी गया है। तो उस वजह से जो है विनोद राजपूत की ओर लोधी मतदाता जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सीधी टक्कर बीएसपी और बीजेपी और सपा, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है। त्रिकोणीय है तो जब यादव 28,000 है, मुस्लिम है 18,000, तो ये तो सपा की तरफ जाती दिख रही है। हाँ, ये सपा की तरफ जाएगा। लोधी 70,000 है, लोधी यहाँ पर बढ़ रहा है क्योंकि ब्रजभूषण से कुछ यहाँ पर नाराज है वर्तमान विधायक से, तो बीएसपी की तरफ जा रहा है, विनोद राजपूत की तरफ जा रहा है। और यहाँ जो हरिजन मतदाता है वो भी यहाँ कम नहीं है, वो हरिजन मतदाता भी यहाँ 68,000 है। वो किसकी तरफ जा रहे हैं? वो बीएसपी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है कि यहाँ या तो मतलब तीनों में से कुछ भी हो सकता है यहाँ। और महोबा में बीजेपी और सपा का सीधे है? हाँ, महोबा सीधी बीजेपी और सपा की टक्कर है जी। चलिए सूती जी, आप ही इसका आकलन करिए, महोबा और चरखारी में क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक इन्होंने बताया है ब्राह्मण वोटों का और क्षत्रिय वोट हैं उस इलाके में, और ब्राह्मण बहुत ज्यादा है तो वो बीजेपी से ही इंटैक्ट होंगे। सपा की तरफ जाना तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जो महुआ की पोस्ट है वो निकल रही, लेकिन जो जिसमें बता रहे हैं त्रिकोणीय है बीजेपी बीएसपी, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि लोधी जो वोट हैं जो कि काफी प्रचुर मात्रा में है वो किधर जाते हैं। हालांकि लोधी ओबीसी में आते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी लोधी सेगमेंट से, समुदाय से आते हैं, जाति से आते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के पास लोधी वोट नहीं रहे हैं। और अगर आप उमा भारती जी को भी ध्यान से देखें तो उनको भी लोधी वोट मिलते हुए चले आए हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के वहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कर्मठ नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, उन्होंने जो है लोधी वोटों को बीजेपी के साथ बनाए रखने में काफी मेहनत की है। वर्तमान की परिस्थिति क्या है, जो आज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं या जो विधायक हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनकी वहां पे क्या परिस्थिति है ग्राउंड लेवल पे, वो इस बात को देखना पड़ेगा कि वो लोधी वोट्स को कितना अपना इंटैक्ट कर पाते हैं। बाकी जो परंपरागत वोट है वो तो बीजेपी को मिलेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन जो छटकता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि संवाददाता क्योंकि ग्राउंड पे रहते हैं उनको ज्यादा नॉलेज रहती है, उसमें हमको लगता है कि कुछ ना कुछ अंतिम समय में जो अंतिम निर्णय होगा वो बीजेपी के फेवर में हो सकता है। हाँ, वैसे 13 उसको इस बार लॉस होगा क्योंकि पिछली बार तो 100% रिजल्ट था। चलिए ललितपुर की देख लेते हैं। ललितपुर में 2 सीटें हैं, ललितपुर और महरौनी, जहां से हमारे पास शुभम पस्तौल जुड़ गए हैं। शुभम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है सर। ललितपुर में क्या गणित बन रहा है, चुनावी गणित? सर, बुंदेलखंड का ललितपुर काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र, लेकिन यहाँ चुनावी माहौल में देखा जाए तो यहाँ पर जो है भाजपा और बसपा में काफी ज्यादा टक्कर मानी जा रही है। और योगी जी का दौरा जो कल से हुआ है उसमें जो है कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त आगे दिखाई दे रही है, वहीं बसपा भी जोरदार टक्कर लेकर पीछे लगातार बनी हुई है। सपा नहीं है यहाँ?
सपा नहीं है मैदान में। सपा का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा और बसपा में कन्वर्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे कैंडिडेट उतारा गया है सपा द्वारा, तो वह कुशवाहा समाज से उतारा गया, क्योंकि कुशवाहा समाज से जनपद ललितपुर की बात अगर की जाए विधानसभा 226 की, तो लगातार 4 बार कुशवाहा बने थे, जिससे कहीं ना कहीं नाराजगी सीट को लेकर भाजपा में भी और सपा में भी कुशवाहा सीट को लेकर काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो फिर भी पलड़ा बीएसपी और बीजेपी में लड़ाई है, तो किसका भारी दिख रहा है? बसपा और भाजपा में टक्कर इसलिए रोमांचक हो गई है कि जो बुंदेला परिवार है, जो काफी राजनीतिक परिवार रहा है, काफी समय से राजनीतिक लोग उनके यहाँ रहे हैं, तो उनके जो युवराज माने जाते हैं चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा, वह जब से मैदान में उनकी टिकट हुई बसपा से, तो यह मामला जो भाजपा बसपा में हो गया है। अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो शायद कहीं ना कहीं एक तरफा भाजपा की ओर दिखाई देता। तो ये किससे हैं? बीएसपी से हैं? तो बसपा से है चंद्रभूषण सिंह बुंदेला, गुड्डू राजा। चलिए, महरौनी में हरिजन बल सीट है, वहां पर जो है एसपी सीट है, तो वहां पर भाजपा और बसपा में वहां कहीं ना कहीं जो टक्कर दिखाई दे रही है। सपा भी अपनी तरफ से जोर लगा रही है, लेकिन टक्कर सबसे ज्यादा दोनों में वहां पर भी दिखाई दे रही है, बसपा और भाजपा में। तो सपा क्यों पीछे हो रही? सपा का जो मूल कैडेट वोट था वहां पर हरिजन सीट थी, वहां हरिजन से पूर्व विधायक हिरणलाल अहरवार को पहले सपा से टिकट घोषित कर दी गई थी, लेकिन पार्टी ने अचानक से 2 दिन पहले ही टिकट के घोषणा के और टिकट बदल दी, जिसके चलते कहीं ना कहीं वहां पर जो उनका वोट बैंक था उसमें नाराजगी दिखाई दी है। और जिनको अभी टिकट थामी गई है उनके ऊपर इतने ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, जिसको लेकर जनता में आक्रोश भी है कि अगर सीट देना ही था तो किसी टाप छवि वाले को देना चाहिए थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। कहीं भी स्पष्ट, अभी जितनी सीटों का हम लोगों ने 13 सीटों पर आकलन किया है, स्पष्ट नहीं है कि बीजेपी हर हाल पे यहाँ जीत ही रही है। लेकिन एक चीज आप देख रहे हैं कि कई जगह पे ऐसा नजर आया है कि जो सपा के कैंडिडेट्स हैं वो राइट कैंडिडेट नहीं दिए गए। उनका चयन करते समय कुछ ऐसी बातें सामने, कुछ ऐसे फैक्टर आए जिसके वजह से वो कैंडिडेट सही कैंडिडेट नहीं है जनता के बीच में, इसलिए उसका भी नुकसान सपा को होते नजर आ रहा है। हाँ, वो सपा को हो रहा है। यहाँ बीएसपी जितना बढ़ेगी बीजेपी के लिए उतना फायदा है। सपा अगर तीसरे चौथे पे है तो बीजेपी के लिए बेहतर है, संतोषजनक स्थिति बीजेपी के लिए होगी। लेकिन आप बीएसपी को जो ओपिनियन पोल है या चुनावी पंडित थे, जितना उन्होंने कम सीटें दी हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मैं भी हमेशा से कहता आया हूँ बीएसपी में अंडर करंट है। आप देखिएगा जो ओपिनियन पोल में 5 से 9 सीटें दे रहे हैं, पिछली बार उसको 19 सीटें मिली थी। हमको पूरी उम्मीद है कि वो इस बार 19 से भी कहीं ज्यादा पाएंगी। जो ओपिनियन पोल थे उनका उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, समय समाप्त हो गया। आपने बहुत अच्छी टिप्पणी की, बहुत अच्छा आकलन किया, विश्लेषण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे। तो बुंदेलखंड की सभी 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद भी यहाँ के 7 जिलों की जनता विकास की राह ताक रही। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीते 5 सालों में कुछ नहीं हुआ। 60 महीनों में काफी हद तक तस्वीर बदली है, लेकिन जिस तरह से जनता आज भी पानी के साथ ही बेहतर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर परेशान है, पलायन रोके नहीं रुक रहा है, वो कहीं न कहीं जनता के फिर बीजेपी को वोट देने से पहले सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी सरकार में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही, वो बीजेपी को संजीवनी देने का काम कर रही है। खैर, अब देखते हैं बुंदेलखंड की बाजी किसके नाम रहेगी। ये 10 मार्च को नतीजे आने पर ही पता चलेगा। शिक्षा सत्ता का नाम लेता ही। नमस्कार।